वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जैसे कि मेरी बीएनएस की जो सीरीज़ है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज मैं इस सीरीज़ में जो टॉपिक आपके साथ जो प्रोविज़न्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वो प्रोविज़न्स हैं आपके हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वॉलंटरली कॉज हर्ट एंड वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट। इसके बाद जो मैं डिस्कस करूँगा वो करूँगा आपका सेक्शन 126 ऑफ बीएनएस, 127 एंड 128। तो आज 128 तक करते हैं, इसके बाद हम अपने प्रोविजंस को और आगे ले चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो भी प्रीवियस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हुई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्यूशन आपको टाइम पे दे दूँ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो टुडे का जो टुडेज टॉपिक इज़ हर्ट, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ हर्ट। Today's topic is hurt. This is provided under section 114। ये सेक्शन 114 में प्रोवाइड किया गया है बीएनएस के, ठीक है। तो देखिए हर्ट होता क्या है। अगर मैं आपको हर्ट कहूँ, हर्ट मतलब होती है किसी को आप क्षति पहुंचाते हैं, हर्ट करते हैं, ठीक है। तो हर्ट जो इसमें दिया हुआ है बेयर एक्ट में, वो दिया हुआ है whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is said to cause hurt। अब देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आता है मेंस के या प्री में पूछता है कि एलिमेंट्स क्या क्या है, तो आपको इजी रहेगा कि आप इसको बता पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हर्ट का जो आप याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में वो कैसे। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। आपको लिखना है BIN आप लोग ने सुना होगा कि कुछ लोगों के सरनेम में बिंद लगा रहता है, जैसे रमेश बिंद, सुरेश बिंद। तो उस बिंद को आपको याद रखना है और उस बिंद से ही आपका हर्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बी से बनता है आपका बॉडली इंजरी, आई से बनता है इन्फर्मिटी, डी से बनता है डिजीज। तो ये बिंद इज अ शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप कह सकते हैं कि एक याद करने का तरीका है कि हर्ट किससे बनता है। इन तीनों चीजों से मिलकर बन जाता है आपका हर्ट। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को बॉडली इंजरी करेगा, इन्फर्मिटी करेगा या डिजीज करेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हर्ट किया है। जैसा कि इसमें बोला गया है हु एवर कॉजेज बॉडली पेन, ठीक है। बॉडली पेन, बॉडली इंजरी, यहाँ पे बॉडली पेन आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो बॉडली पेन। बॉडली पेन, कोई व्यक्ति किसी को बॉडली पेन देता है जिससे कि उसे बॉडली पेन, जैसे किसी को आपने हिट कर दिया उसके बॉडी में पेन आ गया, ठीक है। डिजीज़, ठीक है, आपने गंदी सिरिंज से, इन्फेक्टेड सिरिंज से किसी को इंजेक्ट कर दिया, उसको डिजीज़ हो गई, ठीक है। ये और भी तरीके हैं। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी मतलब वो इतना शिथिल हो गया है, वो इतना कमज़ोर हो गया है आपके किसी एक्ट की वजह से, ठीक है। तो टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। तो इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, सपोज करो ए है, ए ने बी को, इन तीनों में से कुछ भी हर्ट किया है, किसी भी टाइप का हर्ट किया है, चाहे उसे बॉडी पेन दिया हो, चाहे उसे इन्फर्मिटी दिया हो, चाहे उसे डिजीज प्रोवाइड की हो, डिजीज से इन्फेक्ट किया हो, इन्फेक्टेड सिरिंज से इंजेक्ट कर देना, ठीक है, उसको किसी स्टिक से हिट कर देना, ठीक है। डिजीज हो गई, इन्फर्मिटी, उसको ऐसा कर देना कि वो उठने बैठने लायक नहीं बचा है, उसका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है।
तो इन चीज़ों को हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हर्ट किया है। ठीक है, तो ये था आपकी सिंपल सी हर्ट की डेफिनेशन। आपको केवल याद रखना है BIND, जिससे कि आप इसके जो की टर्म्स हैं उसको आप याद कर पाओगे। B फॉर बॉडली पेन, IN फॉर इन्फर्मिटी एंड D फॉर डिजीज, और इन सबको कंक्लूड करके जो बनता है वो बनता है हर्ट। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 114 कंप्लीट हुआ। अब वॉलंटरली कॉज हर्ट पे आएंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, वॉलंटरली कॉज हर्ट। वॉलंटरली कॉज हर्ट 115 में प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ आपको याद नहीं करना। आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज याद नहीं करनी, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कोई लिख नहीं पाएगा एग्जाम में। वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, हमें चीज़ों को और भी चीज़ें हैं जिससे हमें मेमोराइज करना होता है, तो हम प्रॉपर 1 to 1 बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कभी याद नहीं कर सकते। तरीका सिर्फ एक है कि हम उस लैंग्वेज को समझ के अपने शब्दों में, लेकिन सेंस हमारा सेम निकले। ठीक है, वही कारगर सिद्ध होगा, और वही सब करते हैं। कोई बेयर एक्ट को याद नहीं कर सकता। वॉलंटरली कॉज हर्ट में आप ये समझो कि कोई व्यक्ति, इसके भी कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो आप लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है एक्ट। कोई व्यक्ति एक्ट करता है, ठीक है। अब ये एक्ट कैसे करता है इसको भी समझ लो। एक्ट इंटेंशनल करता है और या नॉलेज से करता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो एक्ट करता है, उसका एक्ट कैसा होता है, इंटेंशनल होता है या नॉलेज से होता है। मतलब आशय से या ज्ञान से उसका कोई कृत होता है, उसका कोई एक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब इस इंटेंशन से वो क्या करना चाहता है, इस इंटेंशन से वो करना चाहता है हर्ट, या उसको ऐसा ज्ञान है कि लाइकली टू कॉज, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लाइकली टू कॉज हर्ट। इंटेंशनल उसका एक्ट है, कैसा है, इंटेंशनल एक्ट है, करना क्या चाहता है, हर्ट करना चाहता है, या उसको ऐसा आशय है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाएगा, किसी व्यक्ति को क्षति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसा एक्ट कमिट करता है। कमिट्स क्या, सच एक्ट कैसे, इंटेंशनल वाइज और नॉलेज वाइज, जिससे किसी व्यक्ति को हर्ट हो या हर्ट होने की संभावना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे वन पर्सन कॉज्ड वॉलंटरली कॉज हर्ट टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वॉलंटरली कॉज हर्ट कर दिया। सेम लैंग्वेज है, पढ़ लो। whoever does any act with the intention of thereby causing hurt, मतलब whoever does any act, किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है और वो एक्ट किया है इंटेंशन वाइज कि किसी व्यक्ति को उससे क्षति पहुंचे, हर्ट हो। ठीक है, टू एनी पर्सन, और विद द नॉलेज, देखिए और वर्ड का यूज हुआ है, एंड नहीं और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयरबाय टू कॉज हर्ट, और ऐसा करने से वो, या उसको ऐसा ज्ञान है कि ऐसा करने से वो किसी व्यक्ति को हर्ट कर देगा। ठीक है, टू एनी पर्सन, एंड डज दैट एक्ट एंड डज देयरबाय कॉज हर्ट, और वो करता है ऐसा क्या, हर्ट किसी व्यक्ति को, तो हम क्या कहेंगे कि उसने वॉलंटरली कॉज हर्ट किया है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, एक एक्ट, कोई व्यक्ति एक एक्ट करता है, वो एक्ट इंटेंशनल वाइज करता है या नॉलेज वाइज करता है, मतलब आशय से या ज्ञान से, और इंटेंशनल वाइज हर्ट करता है या नॉलेज वाइज हर्ट करता है, उसको नॉलेज है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और फिर वो ऐसा एक्ट करता भी है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे कि इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को वॉलंटरली कॉज हर्ट किया है। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, whoever accept in the case provided for by subsection 1 of, sorry, yes, whoever accept in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily cause hurt shall be punished। अब 122 क्या है, 122 जो हमारा यहाँ पे बात करता है, वो बात करता है प्रोवोकेशन की। ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को हर्ट किया है बिकॉज ऑफ प्रोवोकेशन, किसी ने किसी को उकसाया है। Whoever देखिए इसकी टाइटल पढ़ लो आप, वॉलंटरली कॉज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। 122 का ये टाइटल है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से क्या किया है, हर्ट किया है, या वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है। किस कारण से किया है, कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को उकसाया था। सपोज करो कि यहाँ ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए ने कुछ ऐसा कमेंट पास किया कि बी को क्या हो गया, बी को बहुत अचानक से गुस्सा आ गया, और
ए का क्या इंटेंशन था कि इसको उकसाया जाए, उकसाया जाए, ये ए का इंटेंशन था। बी को वो सफल भी हो गया, ए सफल भी हो गया, बी को गुस्सा आया और बी ने इसको लाठी डंडे स्टिक स्टोन जो भी वहां मिला उससे इसकी पिटाई कर दी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन 115 में क्या बोल रहा है? Whoever except in the case provided for by subsection 1 of section 122 voluntarily cause hurt shall be punished। Means जो पनिशमेंट है, जो 115 में जो पनिशमेंट दी गई है, वॉलंटरली कॉज हर्ट में जो पनिशमेंट दी गई है, वो इस एक्ट को कवर नहीं करती। मतलब इस एक्ट की पनिशमेंट 115 में प्रोवाइड नहीं की गई है। जो प्रोवाइड की गई है वो पनिशमेंट इस एक्ट को कवर नहीं करती, वो एक सिंपल एक्ट को कवर करती है जिसमें कि किसी प्रकार का प्रोवोकेशन नहीं है। मीन्स कहने का मतलब कहने का ये है कि अगर जो एक्ट हुआ है वो प्रोवोकेशन के थ्रू हुआ है, किसी को उकसाया है तब मारपीट हुई है, तो वो 115 में पनिशबल नहीं है, उसका अलग प्रावधान है। और अगर बिना उकसाए ऐसा हुआ है, वॉलंटरली कॉज हर्ट हुआ है, तो 115 में उसकी पनिशमेंट है। ठीक है, तो देखिए अब 115 में उसकी पनिशमेंट क्या है, आप पनिशमेंट भी देख लीजिए। पनिशमेंट इसमें है, मैं यहां लिख देता हूं इसकी पनिशमेंट। इसकी पनिशमेंट है 1 साल तक का ईदर, मतलब कोई भी पनिशमेंट, रिगरस या सिंपल, साधारण या सश्रम कारावास, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट, फाइन जो कि 10,000 तक की हो सकती है, या बोथ। ये इसकी पनिशमेंट है। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड कहा गया है, तो यहाँ पे एम लगा लो। पनिशमेंट कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाएगी वो मैंने आपको बता दिया था। ई फॉर ईदर हो गया, मतलब या तो सश्रम या सादा कारावास। 1 साल में है, एम है तो मे 1 साल तक की हो सकती है। 1 साल तक की हो सकने का मतलब है 1 महीने की, 2 दिन की, 10 दिन की। ठीक है, और 9 महीने की, 11 महीने की, मैक्सिमम 12 महीने तक की। जुर्माना है फाइन, ये जुर्माने का एफ मतलब हो गया यहाँ पे फाइन, और बोथ मतलब हो गया इम्प्रिजनमेंट ऑब्लिक फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कवर होती हैं। तो यहाँ पे हर्ट और वॉलंटरली कॉज हर्ट हमारा क्लियर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले मैंने आपको बता दिया, हर्ट में बिंद याद रखना, BIND, बॉडली पेन, इन्फर्मिटी, डिजीज। ये अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को करता है तो वो हर्ट हो जाएगा। वॉलंटरली कॉज हर्ट क्या है? कोई एक व्यक्ति कोई एक्ट करता है, वो एक्ट इंटेंशनल वाइज करता है या नॉलेज वाइज करता है किसी को हर्ट करने का, या उसको संभावना की हर्ट हो जाएगा ऐसा और करता है, तो फिर उसे हम वॉलंटरली कॉज हर्ट कर देंगे, जिसकी पनिशमेंट 1 साल तक की सजा जो कि साधारण या सश्रम हो सकती है, जुर्माना जो कि 10,000 तक का हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं आता हूँ ग्रेवियस हर्ट पे। व्हाट इज ग्रेवियस हर्ट? अभी मैं आपको ग्रेवियस हर्ट का भी एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि ग्रेवियस हर्ट में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेवियस हर्ट में टोटल कितने क्लॉज बताए गए हैं, कितने टाइप्स बताए गए हैं, कितने क्लॉज के टाइप्स बताए गए हैं, कि ग्रेवियस हर्ट कितने क्लॉजेज हैं उसमें। ठीक है, किन किन चीज़ों से ग्रेवियस हर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये भी बताया गया, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे, ग्रेवियस हर्ट सेक्शन 116, सेक्शन 116 ग्रेवियस हर्ट। ठीक है, ग्रेवियस हर्ट मतलब गंभीर क्षति। अब गंभीर क्षति और क्षति में फर्क है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है प्री एग्जामिनेशन में कि ग्रेवियस हर्ट में कितने क्लॉज है। ठीक है, तो आज के बाद आपको क्लॉज याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है। GREVIOUS। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने क्लॉज हैं गिन लीजिए। क्लॉज ए से लेके एच तक, ABCDEEFGH, ये आपके 8 क्लॉज हैं ग्रीवियस हर्ट में। ग्रीवियस की स्पेलिंग याद रखना, क्लॉज अपने आप याद हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? याद करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रीवियस याद है, क्लॉज 8 है। स्पेलिंग गिन लो, वर्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ABCDEFGH, टोटल 8। ठीक है, अब देखिए कि हर्ट ही ग्रेवियस हर्ट बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, हर्ट ही ग्रेवियस हर्ट बनता है। कैसे? ग्रेवियस हर्ट खुद से नहीं, ग्रेवियस हर्ट हर्ट से बनता है। प्राइमरी हर्ट होता है, और वही हर्ट अगर हर्ट की फॉर्म, अगर जो हर्ट का लेवल है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी ग्रेवियस है, तो उसे ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में ला देते हैं। अब देखिए, ग्रेवियस हर्ट हमारे 8 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है काइंड्स ऑफ हर्ट डेजिग्नेटेड एज ग्रेवियस हर्ट। पहला है इमैस्कुलेशन, इमैस्क्यू मतलब अपंग बना देना, अपंग बना देना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि उस व्यक्ति की कोई मसल्स, कोई नर्व डैमेज हो जाती है और वो व्यक्ति अपंग हो जाता है। अपंग मतलब दिव्यांग हो जाता है। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन उसी में से क्लॉज ए है, इमैस्कुलेशन। दूसरा बी, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ईदर आई। मतलब ईदर आई मीन्स क्या? आपकी ये फेस है, 2 आईज होती हैं, इसमें से चाहे दिस आई, चाहे ये आंख, चाहे ये आंख, इनका क्या हो जाए? परमानेंट विजन लॉस। आपको इस तरीके से पिटाई की गई, आपकी आंखें फोड़ दी गई, या आपके आंखों पर ऐसा वार किया गया कि आपकी नसें फट गई, आपका जो नर्व है डैमेज हो गया, और आपकी आई साइट प्रॉपर हमेशा के लिए चली गई। परमानेंट लॉस ऑफ योर विजन, ये भी ग्रेवियस हर्ट में आता है। थर्ड, क्लॉज नंबर सी, सब कुछ सेम है। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। आपके 2 कान होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से चाहे ये क्या हो जाए? परमानेंट हियरिंग लॉस। सुनने की क्षमता खत्म, परमानेंट ग्रेवियस हर्ट में आता है। अपंग बनाना, आंखों को डैमेज कर देना, परमानेंट। ईयर्स डैमेज हो जाएं, परमानेंट। याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, डी, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ठीक है, मेंबर मतलब होता है आपका जोड़, इसीलिए जो मेंबर और जॉइंट बोला गया है। प्राइवेशन, यहाँ परमानेंट नहीं बोला गया है, परमानेंट नहीं, मेंबर या जॉइंट को डिस्ट्रक्शन। जॉइंट ये होता है, लेग जॉइंट होते हैं। ठीक है, कहीं भी जॉइंट्स आपको दिखे, चाहे रिस्ट का दिखे, चाहे आपका एल्बो का दिखे, इसको क्या करना? तोड़ देना, प्राइवेशन, डिस्ट्रक्शन कर देना। ये भी किस में आता है? आपका ग्रेवियस हर्ट में। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। एक क्या है, देखिए क्लॉज डी में क्या है कि आपका प्राइवेशन, भंग, अंग भंग कर देना। ठीक है, इसे कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, तोड़ देना। अब इसी में क्लॉज ई क्या कह रहा है आपका? क्लॉज ई कहता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर। पावर, यहां पे क्या बात हो रही है? अब आपकी यहां पे क्या है? पावर पे इफेक्ट पड़ रहा है, पावर पे परमानेंट, परमानेंट इंपेयरिंग हो गई। मतलब अब आपकी शक्ति ही नहीं है जोड़ों में कि आप अपने पांव पे खड़े हो पाए।
परमानेंट इंपेयरिंग और डिस्ट्रक्शन, एक में क्या है आपके जॉइंट को डिस्ट्रक्शन कर दिया, दूसरे में क्या है आपके जॉइंट को इतना कमजोर कर दिया कि अब आप अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपना वेट बॉडी का आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक है। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, ठीक है, ABCDEF, यहाँ पे लिख देता हूँ F, यहाँ पे क्या है परमानेंट डिसफिगरेशन, डिसफिगरेशन ऑफ द हेड, ये आपका हेड है, इस हेड का परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट डिसफिगर कर देना। डिसफिगर मतलब चाहे एसिड फेंक कर, चाहे आपकी मार पिटाई कर कर, चाहे कैसे भी, परमानेंट डिसफिगरेशन। जैसे एसिड फेंक देते हैं तो कभी आपकी जो त्वचा है, जो नेचुरल स्किन है, वो कभी नहीं आ पाती, और जो आपके जो बर्न आपके स्पॉट्स हैं वो हमेशा रहते हैं, आपकी स्किन हमेशा खिंची खिंची सी रहती है, जली सी लगती है, वो कभी ठीक नहीं हो पाती। तो परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड, किसका, हेड और फेस, फेस कवर ये होता है, हेड ऊपर, ठीक है, तो इन दोनों को ही कवर कर दिया गया है, आपका फेस एंड आपका हेड, इन दोनों को ही परमानेंट डिसफिगरेशन कर देना, ठीक है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टीथ, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन किसकी, बोन, हड्डी या टूथ, टूथ मतलब होता है दांत, बोन मतलब होता है आपकी हड्डी, मतलब आपकी बोन को परमानेंट डिसफिगरेशन, फ्रैक्चर हड्डी तोड़ देना, डिसलोकेट, कभी कभी कहते हैं ना कि इतनी बुरी तरह पिटाई हुई कि कंधा अपनी जगह छोड़ दिया है, कंधा आगे या पीछे हो गया है, ठीक है, जो बोन की जो प्रॉपर लोकेशन है वो हट गई है, कंधा आपका पीछे चला गया है, ठीक है, इतनी तेज रॉड से आपको हिट किया गया है, तो वो क्या है, डिसलोकेशन या डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ टीथ, बोन और टीथ। तो ये 8 प्रकार के आपके ग्रीवियस हर्ट हैं, और ग्रीवियस हर्ट में जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि ग्रीवियस हर्ट के टाइप कितने प्रकार के हैं, कितने क्लॉज हैं, तो वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया है कि कितने टाइप के हैं। लास्ट है H है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स। अब देखिए इसमें एनी हर्ट बोला है, कोई भी ऐसा क्षति, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 डेज इन अ सीवियरली बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यू। मतलब ऐसा कोई भी क्षति जो कि क्या है, किसी व्यक्ति की जान पर बन जाए, आप ऐसी कोई क्षति करते हैं जिससे किसी व्यक्ति की जान पर बन जाती है, ठीक है, या वो व्यक्ति जिसको ऐसी क्षति की गई है, जिसको ऐसा क्षति दिया गया है, जिसको ऐसा हर्ट किया गया है, वो 15 दिनों तक, जिस दिन अपराध हुआ है उससे 15 दिनों तक वो अपने जो रोजमर्रा के कार्य वो करता था वो करने में अक्षम हो गया है, वो सक्षम नहीं रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उसकी पिटाई ऐसी हुई है कि वो अब उठने बैठने लायक नहीं बचा है, वो वॉशरूम नहीं जा सकता, खुद से लोग उसको ले जाते हैं, वो कहीं अगर वॉक करना चाहता है तो लोग सपोर्ट चाहिए उसको वॉक कर पाए, तो इस तरीके से 15 दिनों तक उसको बहुत बॉडली पेन रहता है और वो अपना कोई भी काम जो है रेगुलर परस्यू वो नहीं कर पाता है। पहले आईपीसी में जो ये 15 डेज का जो प्रोविज़न है ये 20 डेज का था, इसमें 5 डेज कम किए गए हैं बीएनएस में। पहले ये 20 दिन हुआ करता था कि 20 दिन अगर कोई अपना रेगुलर परस्यू नहीं कर पा रहा है फॉलो, तो इट मीन्स वो ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन अब 20 दिन से हटाकर 15 डेज कर दिया गया है। ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि 15 डेज हो गया है 20 डेज की जगह। नाउ अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 117 पे, वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट। तो सेम है, whoever voluntarily cause hurt if the hurt which he intends, वही या knowledge himself to be likely to cause grievous hurt and the hurt is caused voluntarily cause grievous hurt। वो जो voluntarily cause hurt की डेफिनेशन थी वही बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। अब एग्जाम्पल आप देख लो, एक पुलिस ऑफिसर है जो टॉर्चर करता है जेड को, जिससे कि वो जेड से क्या करा सके, उसके जुर्म का कबूलनामा करा सके, ठीक है। ये जो है पुलिस ऑफिसर है वो जेड जो अभियुक्त है, अपराधी है, उसको टॉर्चर करता है कि वो जेड से कबूलनामा, अपराध को कबूल करवा सके जेड से, और इसलिए जेड को क्या करता है, टॉर्चर करता है। अब टॉर्चर के जो भी प्रकार वो इस्तेमाल कर रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, भूखा रख रहा हो, जैसे भी, यहाँ पे ए ने गिल्टी है, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अंडर दिस सेक्शन मीन्स वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट, ठीक है।
सॉरी मैंने आपको ये थोड़ा सा पेज पलट गया, कोई नहीं। 117 जी, तो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 117 में, एक्सप्लेनेशन है अ पर्सन इज नॉट सैड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट व्हेन ही बोथ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट एंड इंटेंड्स और knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is sad voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति नहीं कहा जाएगा कि उसने वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है। क्या? ए पर्सन इज नॉट सैड वॉलंटरली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, एक व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि इसने वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है, एक्सेप्ट सिवाय when he both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt। जब उसने वो grievous hurt कैसे किया हो, आशय से या ज्ञान से, आशय से कर रहा है या उसको ज्ञान है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, संभावना है, तो ही ये माना जाएगा कि उसने ग्रीवियस वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है। अगर आशय या ज्ञान नहीं है तो वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट नहीं माना जाएगा। बट ही इज सैड voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind। मतलब वो चाहता तो था कि मैं क्या करूं, मैं उसका फेस को डिसफिगर करूं या हेड को, लेकिन कर क्या दिया, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन हो गई। तो उसने चाहा तो इस टाइप का था, वो इस टाइप का गया, तब भी हम मानेंगे कि उसने वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट किया है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में दोनों ही आते हैं। आपने चाहे ये किया चाहे आपने ये किया, आप दोनों में ही वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल है। तो इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ पे क्या है कि वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट के लिए जरूरी है कि इंटेंशन या नॉलेज हो। नॉलेज मतलब कि आप जानते हैं कि ऐसा करने से वो ऐसा हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने एक वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट करने का इंटेंशन था या नॉलेज था, लेकिन दूसरा हो गया है, जो आप चाहते थे कि मैं इसके फेस को डिसफिगर कर दूं, ठीक है, परमानेंट डिसफिगरेशन कर दूं, लेकिन वो नहीं हो पाया, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन ही हो गई, तो भी काफी है, क्योंकि दोनों ही और 8 क्लॉज में से अगर कुछ भी करते हो तो वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा था सेक्शन नंबर 117। अब देखिए सेकंड पे आते हैं, सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 पे। Whoever except in the case provided for by subsection 2 of section 121, मतलब प्रोवोकेशन वाला, तो आप खुद पढ़ लेना। Whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission causes any hurt to a person which causes that person to be a permanent disability or persistent vegetative state shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person natural life। मतलब whoever commits an offense under subsection 1, अंडर सबसेक्शन 1 क्या है हमारा, आप देख लीजिए। whoever voluntarily cause hurt, मतलब जो voluntarily cause hurt करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। whoever commits an offense under subsection 1 and in the course of such commission cause any hurt to a person which causes that person to be permanent disability or persistent vegetative state, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या वो अपंग हो जाता है, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, मतलब वो अब किसी काबिल नहीं बचा है, ना वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जी सकता है, अपने बल पे नहीं जी सकता, उसको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट चाहिए लोगों का। इसका मतलब यही है, परमानेंटली वेजिटेटिव स्टेट मतलब यही है। तो पनिशमेंट जो दी जाएगी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल से कम की नहीं होगी, उम्र कैद तक हो सकती है। उम्र कैद मीन्स उसकी लास्ट अंतिम सांस तक वो जेल में ही काटेगा। ठीक है, सबसेक्शन 4 देख लेते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब सहमति से काम करते हैं, causes grievous hurt to a person on the ground of his race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be guilty of the offense of causing grievous hurt and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed 7 years and shall also liable to be fined। मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग, देखिए ये क्लॉज नया डाला गया, ये आईपीसी में पहले नहीं था, ये अब डाला गया है। ठीक है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को ग्रेवियस हर्ट करते हैं, ग्रेवियस हर्ट करने का कारण क्या था, उनकी जात पात, रंग, रूप, भेद, भाषा, इन सब की वजह से उस व्यक्ति या व्यक्तियों को ग्रेवियस हर्ट किया गया, तो हर एक व्यक्ति जो लायबल होगा पनिशमेंट का वो होगा 7 साल तक की उसको सजा हो सकेगी और जुर्माना भी उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, वॉलंटरली कॉज ग्रेवियस हर्ट, ये मेरा कवर होता है, कंप्लीट होता है। बाकी के सेक्शंस जो है वो आप 180, 119, 120, 121, 122, 123 एंड 124, 125 ये आप पढ़ेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है,
इसमें केवल इतना जोड़ दिया गया है कि वॉलंटरली कॉज हर्ट या वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट कर रहा है तो उसमें कहीं वेपन को जोड़ दिया गया है, कहीं इंडेंजर। आपका देखिए मैं आपको ब्रीफ कर दूं, इसमें वॉलंटरली कॉज हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन पे जोड़ दिया गया है। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर आप वॉलंटरली कॉज हर्ट या वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो वो जोड़ दिया गया है। पॉइजन के थ्रू आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हो वो जोड़ दिया गया है। तो मतलब ये है कि बाकी में जो है मोड बता दिए गए हैं, ठीक है, मोड और पर्सन किसके अगेंस्ट और किस तरीके से पॉइजन देकर, मार पीट कर, पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालकर आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो ऐसे। तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप एक बार रीड कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि हर्ट कब बनेगा, ग्रीवियस हर्ट कब बनेगा। तो हर्ट कब बनेगा, जब बॉडी पेन, इन्फर्मिटी या डिजीज एक व्यक्ति दूसरे को करेगा तो वो हर्ट बन जाएगा। वॉलंटरली कॉज हर्ट कब बनेगा, जब कोई व्यक्ति कोई एक्ट के द्वारा कोई एक्ट करता है। एक्ट कैसे करता है, इंटेंशन वाइज करता है कि मैं हर्ट कर दूं, या नॉलेज वाइज करता है कि ऐसा करने से हर्ट हो जाएगा और वो कर देता है, तो वो वॉलंटरली कॉज हर्ट हो जाएगा। ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट वो हर्ट होता है, उस ग्रीवियस हर्ट हम उन हर्ट को कहेंगे जो इन 8 क्लॉज में आएंगे, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट हम उन हर्ट्स को कहेंगे जो कि 8 क्लॉज में से कोई भी होगा, ठीक है। परमानेंट आंखों की रोशनी चले जाना, कानों की रोशनी चले जाना, हेड और फेस को डिसफिगर कर देना, मेंबर्स को, जॉइंट्स को आप क्या कर देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, इनकी पावर को खत्म कर देना, ठीक है। और जैसे कहते हैं उसके बाद आप क्या कहते हैं, फ्रैक्चर को, टूथ को, दांतों को या आपकी हड्डियों को तोड़ देना, ठीक है। परमानेंट डिसफिगर हेड। तो ये अगर इन 8 क्लॉजों में से कोई भी एक क्लॉज कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कर रहा है तो वो वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट होगा, ठीक है। और वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट मैंने आपको बता दिया है, उसकी पनिशमेंट आपको बता दी है। अब जो मेरा न्यू टॉपिक है वो है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसी को। नहीं, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। बहुत ईजी टॉपिक है और इसको ईजी और बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते। देखिए सेक्शन 126 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बीएनएस के टॉपिक है। सेक्शन 126 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। सबसे पहले बेसिक समझो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब होता क्या है, ठीक है। एक व्यक्ति, सपोज करो कि ये आपकी एक रोड है, दिस इज अ रोड, एक ये सड़क है, ठीक है। आप वॉक कर रहे हो सड़क पे, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। आप वॉक कर रहे हो, सिंपल सा, आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप यहाँ तक पहुँचते हो। ये व्यक्ति कहता है कि आप अब इस बॉर्डर से आगे आप नहीं जा सकते। ये व्यक्ति इससे कहता है कि अब आप इस बॉर्डर से आगे नहीं जा सकते, अब आप इस डायरेक्शन में आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो बेसिक डिफरेंस है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपको चाहिए कि आप जो है कहीं पर कवर स्पेस में आपको बंदी बनाया जाए। जैसे कि अगर ये एक रूम है, इस रूम में आप हो, ये इसका डोर है, आपको डोर पे लॉक लगा दिया गया, अब आप कहीं जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप नहीं, आप बस इसी के अंदर आप जो भी करना है करते रहो। तो ये क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया गया ना, आपको कन्फाइन कर दिया गया, इसी में आपको बंदी बना दिया गया, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। यहाँ आपको बंदी बना रहा है क्या, आप यहाँ पे बंदी बन रहे हो, बंदी नहीं बन रहे हो आप भाई, आपको इस डायरेक्शन में रोका है, आप यहाँ जा सकते हो, इधर से निकल जाओ या इधर से निकल जाओ। तो मतलब देखो आपको ना इसमें क्या है ना, बंदी नहीं बनाया गया, कोई आपको 4 दीवारी के अंदर लॉक नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 दीवारी के अंदर लॉक किया गया है। तो 4 दीवारी के अंदर जहाँ पे आपको लॉक कर दिया जाएगा वो बन जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और अगर केवल डायरेक्शन में रोका जा रहा है कि आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, मतलब ये 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अगर आपसे कहते हैं कि आप इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते तो आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हो, इसमें नहीं जा सकते तो कर रहे हो, इसमें नहीं जा सकते तो कर रहे हो, इसमें नहीं जा सकते तो कर रहे हो, ठीक है।
अब आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, आप यहाँ बीच में खड़े हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब आपको चारों तरफ से घेर लिया, मतलब आप कहीं नहीं जा सकते भाई, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको एक तरीके से बिल्कुल बंधक बना देना कि अब आप कहीं इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकते, रहो बस उसी चार दीवारी में। आगे पढ़ लेते हैं। Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction. Any direction की बात हुई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसको, सपोज करो ये ए है और ये बी है, यहाँ पर ए को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कौन, बी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है टू प्रिवेंट। टू प्रिवेंट क्या प्रिवेंट कर रहा है कि ए जो है, प्रिवेंट दैट पर्सन, प्रिवेंट ए फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ए जो है किसी डायरेक्शन में ना जा पाए, ठीक है। भाई रोड है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो ये रोड है, रोड से ही तो जाता है इंसान कि ऊंचे खाले से जाता है, रोड है तो भाई रोड से जा रहा है बंदा, ठीक है। अब बी जो है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक अवरोध लगा रहे हैं किसके ऊपर, ए के ऊपर। प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड। दूसरी चीज क्या है, अब देखिए अभी इसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शन आएगा। अब ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है भैया, ए जो है जा रहा है रोड पे और बी यहाँ पे खड़े हैं, और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ए को कि आप आगे नहीं जा सकते सर, जबकि ना सरकार ने कोई रोक लगाई है, ना कर्फ्यू लगाया है, ना कोई ऐसा डेंजर सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का ऑफेंस यहाँ पर बी कर रहा है, ऑफेंडर है बी, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। इज सेट wrongfully to restrain that person, is that clear, ठीक है। the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believe himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within। अब ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है ना, अब जैसे मैं आपको जरा यहाँ पे रब कर दूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ए जा रहा था इस डायरेक्शन में, यहाँ पे बी स्टैंड थे, बी ने बोला कि इस बॉर्डर के आगे तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, कंडीशन 1, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है एक फील्ड बी का, ठीक है। इस पे बी का पूरा अधिकार है, प्राइवेट राइट है कि इसकी संपत्ति पर इससे बिना पूछे कोई नहीं जा सकता। ये भाई साहब थोड़े जो है ज़्यादा खुशनुमा टाइप के हैं, उनकी आदत है कि दूसरे की प्रॉपर्टी से कूद फान करके ही वो जाते हैं। अब उनको इस रोड पे जाना है, ठीक है, वो चाहें तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सोचे चलो यहाँ थोड़ा हालचाल ले लेते हैं प्रॉपर्टी का। ये यहाँ पे 12 घुसते हैं और इनको जो है बी रोक देता है, ठीक है। बी रोक देता है, कहता है कि नहीं भैया आप यहाँ से आप यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, आप मेरी प्रॉपर्टी से होकर रोड पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या ए का यहाँ पे अधिकार था, ए का यहाँ पे अधिकार था बी की प्रॉपर्टी से होके जाने का? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बी का राइट है अपनी संपत्ति पर, तो इसको हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका अधिकार था। अब जैसे मान लो कि कर्फ्यू लगा हुआ है, ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अब कंडीशन 3 ले लो, ये तो हो गया एक प्राइवेट राइट वाला, कंडीशन 2 प्राइवेट राइट। अब एक कंडीशन 3 ले लो, ए है, ए मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे पुलिस फोर्स खड़ी हुई है, कह रही है भैया इसके आगे नहीं जा सकते आप, या आप इसके आगे नहीं जा सकते या आप आज जा ही नहीं सकते क्योंकि लगा क्या हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। आपको तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, आप कैसे बाहर हो, और बाहर हो तो आप जा नहीं सकते, वापस घर जाओ अपने, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, डेंजर का सिचुएशन कह सकते हो आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है ए आपका, ये कंडीशन नंबर हो गई 3, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बन जाएगा, और प्राइवेट राइट है तो किसी प्रॉपर्टी पे उससे होकर कोई जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हो कि भैया नहीं, आपका अधिकार नहीं है, आप प्रॉपर कोर्स पे जाओ, आपका जो रास्ता है आप उसी को फॉलो करो, आप मेरी प्रॉपर्टी से होकर रोड पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ऑफेंस नहीं बनेगा। और अगर कोई ऐसा
हमारी लॉफुल सिचुएशन राइज हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की, जहाँ पे कर्फ्यू का कंडीशन बनी हुई है, तो भी आप जा रहे हो, आपको पुलिस वाले रोक देंगे कि भैया आप अपने घर जाओ, आप आज अपने घर से बाहर ही नहीं आ सकते थे, आप रोड पे कैसे हो, वापस घर जाओ। तो यहाँ पर भी डेंजर सिचुएशन के कारण कोई भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ए ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ, ए बाधा डालता है पाथ में जिस पर जेड का जाने का अधिकार है। जेड का एक अधिकार है उस रास्ते पर जाने का, उस रास्ते से जाने का, लेकिन ए उसे रोकता है। ए नॉट बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही हैज राइट टू स्टॉप द पाथ, और एक के पास कोई भी एक गुड फेथ नहीं है, कोई उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे वो रोक सके किसको, जेड को। ए ने रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है जेड को। Whoever wrongfully restrain any person, अब पनिशमेंट क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, जो कि 1 महीने तक की होगी, या जुर्माना होगा, या 5,000 रुपए होंगे, या दोनों होगा। 1 महीने तक की सजा, 5,000 जुर्माना, या दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमारा है सेक्शन नंबर 127। सेक्शन नंबर अब wrongful confinement क्या है? Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribed limit। अब देखिए, जो wrongful restraint में था वहां पे बात की गई थी any डायरेक्शन की, किसी भी दिशा में जाने में अवरोध पैदा कर देना। लेकिन wrongful confinement में क्या बोल रहा है? wrongful confinement में क्या बोल रहा है कि आप किसी beyond certain circumscribing limit, ठीक है, circumscribing limit मीन्स ये होती है, ये है circumscribing limit, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, इसी के अंदर रहो बस। ठीक है, यहां पे जो बात हो रही है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, हो रही है सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट। ठीक है, यहां पर भी रिस्ट्रेन हो रहा है, परिरोध यहां पर भी हो रहा है, लेकिन यहां आप एकदम इसी में कन्फाइन हो गए हो कि आप इसी में रहोगे भैया, इसके बाहर आप नहीं आ सकते। ठीक है, इज सेड रॉन्गफुली टू कन्फाइन द पर्सन। ठीक है, वहां पे क्या था, डायरेक्शन की बात हुई थी, आप किसी भी दिशा में नहीं जा सकते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी दिशाओं में से आप इसमें नहीं जा सकते, आप नॉर्थ में नहीं जा सकते, आप साउथ में नहीं जा सकते, या आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप क्या हो, आप रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो। जहां बात आ जाए डायरेक्शन की, वहां पर याद रखना हमेशा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन लग जाएगा। और जहां पे आप सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में कैद कर दिए जाएं, चाहे वो एक रूम हो, चाहे ग्राउंड हो, जहां आपको बंदी, एक एग्जाम्पल आता है कि एक ये घर होता है, एक व्यक्ति सीढ़ी लगाकर अपनी छत पे चढ़ जाता है। ठीक है, वो छत पे खड़ा रहता है, लाइट चली गई थी, ऊपर चला गया, एक व्यक्ति आता है और वो उसकी सीढ़ी को क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे कौन सा अपराध बना, तो यहाँ पर बना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, ये भाई अब ये बताओ क्या ये कूद के मरेगा नीचे, नहीं ना, ये तो उसी में अब यहाँ बस इसी छत पे जो है घूमता रहे। तो ये होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ए कॉजेज दैट टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस। अब ये घर है, ये वॉल्ड स्पेस है, कोई क्या कहता है, ए कॉजेज जेड, ये इस व्यक्ति का नाम जेड है, ए बाहर खड़े कह रहे हैं कि इसी में रहो, इसी 4 दीवारी में भैया रहो, इसके बाहर तुमको नहीं आना है। ठीक है, ए कॉजेज दैट टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड, और ये दरवाजा था, इसको लॉक कर देता है। ठीक है, अंदर ही रहिए। Z is just prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall। ठीक है, अब ये क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग में बंद हो गया और किसी भी डायरेक्शन में अब ये नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब चारों तरफ से जब आप बंद हो जाओगे, हर डायरेक्शन से अगर आप बंद हो गए हो तो कन्फाइनमेंट, हर डायरेक्शन से आप बंद नहीं हुए हो तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको जाने में अवरोध किया जा रहा है तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। और अगर चारों डायरेक्शन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, आप कहीं नहीं जा सकते, आप इसी उसमें रहोगे रेडियस में केवल, आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाते हो। ठीक है, ये प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स, एक व्यक्ति जो है वो कुछ बंदूकधारियों को एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर देता है और कहता है कि जेड पर गोली चला देना अगर जेड कोशिश करे इस बिल्डिंग से बाहर आने की। ए ने किया है रॉन्गफुल कन्फाइन। ठीक है, तो ये आपके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की
कंडीशन और आगे पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन थर्ड क्या बोलता है, whoever wrongfully confine any person for 3 days or more। अब यहाँ पे दिया गया 3 दिन से ज़्यादा अगर रखता है, 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा किसी को कन्फाइन करता है तो पनिशमेंट क्या होगी, 10 डेज या 10 डेज से ज़्यादा करता है तो पनिशमेंट क्या होगी, और अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि इस व्यक्ति की रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है कि इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करो, इसको छोड़ दिया जाए, ऐसी रिट हो गई है इस व्यक्ति के फेवर में इशू, उसके बावजूद भी कोई बंधक बनाया हुआ है अब भी, जैसे कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ए को रिहा किया जाए, जैसे मान लो जेल में ही बंद है और रिहाई का आदेश आ गया कि ए को रिहा किया जाए, लेकिन जेलर हैं रिहा नहीं कर रहे हैं, बंदी बनाए हुए, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के दोषी हो जाएंगे, जो कि क्लॉज नंबर सबसेक्शन 5 में बता रहे हैं। 6 में क्या है, whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned shall be punished। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसे एकांत जगह पे ले गए हो जहां पर ना उसका कोई जान पहचान का ये जान सकता है कि कहाँ बंदी बनाया गया है, ना वहां पर कोई पुलिस अथॉरिटीज आ सकती है, क्योंकि कोई वो जगह बहुत सुनसान है, वहां पर बिल्कुल भी आवागमन नहीं होता है, बहुत सुनसान जगह है, ना वहाँ पे उसके कोई जान परिचित का ऐसा लगा पाएगा अनुमान कि बंधक बनाया जा सकता है, ना ही पुलिस अथॉरिटी वहाँ पर जल्दी आ सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई आता जाता है ही नहीं। तो ऐसे ही जगह पर अगर आप किसी को बंधक बनाते हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हो, तो 6 में आप दोषी हो, सबसेक्शन 6 में। 7 में क्या है, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security, or of constraining the person confined or any person interested in such property to do anything illegal or to give any information which may facilitate the commission of an offence shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also liable to be fined। मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को आपने बंधक बनाया और उस व्यक्ति को बंधक बनाने के बाद आप क्या करवा रहे हो, उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों से या किसी पब्लिक सर्वेंट से कोई ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हो जो कि इलीगल है, या आप ऐसी कोई जानकारी लेना चाहते हो जिससे कोई अपराध कमिट वो कर सके, इसलिए अगर आपने किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन बनाया है तो सबसेक्शन 7 में आप दोषी आ जाओगे। 8 में क्या है, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct, or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or cause the restoration of any property, valuable security, or to satisfy any claim। मतलब किसी व्यक्ति से एक्सटॉर्शन कराने की नियत से किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड, उस व्यक्ति को एक्सटॉर्शन करने के लिए जिसको बंधक बनाए उससे या उसके किसी रिलेटिव से क्या कर रहे हो, एक्सटॉर्शन कर रहे हो। एक्सटॉर्शन में क्या चाहते हो आप, कि ये कोई हमें कन्फेशन दे, ठीक है, कबूलनामा करे या कोई जानकारी दे जिससे कि हम अपराध का पता लगा सकें, ठीक है, मिसकंडक्ट का, या किसी प्रॉपर्टी को हम रिस्टोर करा सकें, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को, अवेलेबल सिक्योरिटी को हम रिस्टोर करा सकें, ठीक है, या कोई क्लेम सेटिस्फाई कर सकें, डिमांड, और टू बी इन्फॉर्मेशन विच मे लीड टू रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी प्रॉपर्टी को हमें रिकवर हो जाए। तो मतलब किसी व्यक्ति को बंधक बना के उससे या उसके रिलेटिव से जो कि उस व्यक्ति में इंटरेस्ट रखता है, जो बंधक, जिसको बंधक बनाया गया है कि तुम हमें ये जानकारी दो, तुम हमें इन्फॉर्मेशन दो, तुम हमें ये प्रॉपर्टी ला के दो, हमारी प्रॉपर्टी रिकवर कराओ, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन दो। तो इस तरीके की अगर कोई अपराध करने के लिए किसी को क्या करता है, रॉन्गफुल कन्फाइन करता है, तो वो सबसेक्शन 8 में कवर हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट था वो आपका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कब बनेगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कब बनेगा। जब केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी, आप इस दिशा में नहीं जा सकते, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। चारों दिशाओं में नहीं जा सकते हो, केवल एक लिमिट में ही तुमको रहना है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बाकी आप रीड कर लेना। आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। और अब जो मैं आपके साथ कल टॉपिक डिस्कस करूंगा वो करूंगा फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट मतलब सेक्शन 128, 129, 130 एंड एक जो सेक्शन और कर लूंगा, और हो सकेगा तो किडनैपिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो 4 सेक्शन तक मतलब सेक्शन 137 तक मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूंगा। जो भी आपको आज के टॉपिक में डिस्कशन में प्रॉब्लम हुई हो, आपको समझ में ना आया हो, तो आप इस टॉपिक को मेरे साथ मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। मेरा नंबर ये ऊपर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। मेरा चैनल का नाम जुडिशियल एस्पिरेंट है। अगर आपको मेरे चैनल
अगर मेरे आप वीडियोस पसंद आई हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।